आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। शिकागो बुल्स टीम के बड़े ही फेमस सेलिब्रिटी प्लेयर माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल इतिहास के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर के पहले 6 सालों में माइकल ने बास्केटबॉल गेम के फेमस टूर्नामेंट NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के चैंपियनशिप का एक भी गेम नहीं जीता था। माइकल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स थी, लेकिन फिर भी उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए दूसरे टैलेंटेड लोगों की हेल्प की ज़रूरत थी। इनमें पहली थी स्कॉटी पिपिन, जिसे साल 1987 में सिएटल सुपरसोनिक्स नाम की टीम से खरीदा गया था। स्कॉटी ने ही माइकल जॉर्डन को वन मैन शो से एक टीम प्लेयर बनाने में हेल्प की थी। अगले थे फिल जैक्सन, जो साल 1989 में शिकागो बुल्स टीम के हेड कोच बने थे। उस समय की दूसरी राइवल टीम डेट्रॉइट पिस्टन्स ने माइकल के खेलने के तरीके को समझ लिया था और उन्हें ब्लॉक करके बास्केटबॉल शूट करने से रोकने का तरीका भी निकाल लिया था। टीम के कोच फिल ने इस प्रॉब्लम को पहचाना और इसका उपाय भी निकाला। कोच फिल ने टीम के सभी प्लेयर्स को बुलाया और ट्रायंगल ऑफेंस क्रिएट किया। ट्रायंगल ऑफेंस में 3 प्लेयर ट्रायंगल के शेप में खेलते हुए आपस में एक दूसरे को क्लियर शॉट देते हुए आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मेशन से शिकागो बुल्स की टीम में आपस में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होने लगा और फाइनली उन्होंने साल 1991 में NBA चैंपियनशिप को रिकॉर्ड स्कोर के साथ जीता। इसके बाद शिकागो बुल्स की टीम ने अगले 5 NBA चैंपियनशिप को भी जीता। माइकल अकेले कभी भी ये सब अचीव नहीं कर सकते थे। बेशक वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथलीट थे, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें एक टीम प्लेयर बनने की ज़रूरत थी। स्कॉटी पिपिन और कोच फिल जैक्सन के अलावा माइकल ने अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए टिम ग्रोवर नाम के एक फेमस प्राइवेट कोच की भी हेल्प ली थी। दोस्तों, माइकल जॉर्डन की तरह आपको सब कुछ अकेले नहीं करना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आपको दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना होगा, ताकि आपको ज़्यादा समय मिल सके। इससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, अच्छे रिलेशनशिप्स भी बना पाएंगे और एक मीनिंगफुल मकसद भी पूरा कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछें कि इस काम को करने में मेरी मदद कौन कर सकता है, और ये ना पूछें कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। इस समरी से आप कैसे नहीं बल्कि कौन पूछने के फायदे के बारे में जानेंगे। Who's create abundance and self-expansion? शैरन डंकन एक एंटरप्रेन्योर हैं जो हमेशा अपने काम में बिजी रहती हैं। वो अक्सर वीकेंड पर ओवरटाइम करती हैं, जिससे उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच किसी भी तरह का बैलेंस नहीं था। इस वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी और अपनी 82 साल की माँ को बिल्कुल समय नहीं दे पाती थी। शैरन के बड़े बड़े सपने थे, जो आगे बढ़ते हुए खुद में इन्वेस्ट करना चाहती थी। शैरन ने इस बुक के ऑथर डैन सलिवन से कोचिंग ली और उनसे फ्री डेज के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। उन्होंने सीखा कि वो ट्रैवलिंग और रिलैक्स करने के लिए साल में 3 महीने का समय खुद के लिए निकाल सकती हैं। डैन ने उन्हें बताया कि वो अपने बिजनेस को एक सेल्फ मैनेजिंग कंपनी में बदल सकती है, जिसमें जो रिस्पॉन्सिबल हूज शामिल होंगे। इसका मतलब है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को जिम्मेदारी देते हुए उन्हें अपना काम खुद करने देना चाहिए। आप उन्हें माइक्रो मैनेज करने के बजाय एक क्लियर और एक्साइटिंग विजन देना चाहिए। उसके बाद ये पूरी तरह उन पर डिपेंड करता है कि वो दिए गए गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए काम कैसे पूरा करते हैं। दूसरी ओर, आपको आराम करने और रिकवर करने के लिए खाली वक्त मिल जाएगा। काम से मिलने वाला ये रेस्ट आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ, क्रिएटिविटी और एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि जब आप काम पर होते हो तो सिर्फ 16% क्रिएटिव आइडियाज़ ही आपके माइंड में आते हैं। रिसर्च बताती है कि ज़्यादातर क्रिएटिव आइडियाज़ तभी आते हैं जब आप घर पर आराम कर रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों या अपनी पसंद की कोई हॉबी कर रहे हों। आपके ब्रेन को नए आइडियाज़ और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए टाइम और स्पेस की ज़रूरत होती है। शैरन डैन से ये वैल्यूएबल लेसन्स जानकर खुश थी। शैरन की माँ पहले ही उम्रदराज थी और शैरन को नहीं पता था कि अब उन दोनों के पास साथ गुजारने के लिए कितना वक्त बचा है। शैरन की माँ को बेसबॉल गेम देखना बहुत पसंद था। शैरन सोच रही थी कि वो डैन के लेसन्स को अप्लाई करके अपनी माँ के साथ बेसबॉल का गेम देखने के लिए हर साल अपने शेड्यूल में से 3 महीने कैसे निकाल पाएगी। वे इन गेम्स को लाइव देखने के लिए पूरे अमेरिका में ट्रैवल कर सकते थे।
इसलिए शैरन ने तुरंत ही अपने ऊपर से काम का बोझ कम करने के लिए एक प्रैक्टिस मैनेजर को हायर किया, जो उसके उन सारे टास्क्स को हैंडल करने वाला था जिनकी वजह से शैरन को स्ट्रेस होता था। ऐसा करने के बाद शैरन को एहसास हुआ कि ये काम उसे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन तब उसमें ऐसा करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। शैरन के प्रैक्टिस मैनेजर ने उसके साल के लगभग 500 घंटे का टाइम फ्री कर दिया था, जो 3 महीने के फुल टाइम वर्क के बराबर था। तब से शैरन ने अपनी मां के साथ बहुत सारे बेसबॉल के लाइव मैच देखे और साल 2018 में हुए वर्ल्ड सीरीज के सारे मैच साथ में देखे। इस तरह शैरन ने अपनी मां के साथ ट्रैवल करने और बेसबॉल देखने की बहुत सारी खूबसूरत यादें बनाईं। अब शैरन अपने टाइम की मास्टर बन गई थी। वो उस काम को खुद करती थी जिसे लेकर वो पैशनेट थी। इस तरह शैरन ने बहुत पैसा कमाया और अपनी कंपनी के सारे मिशन भी पूरे किए। शैरन के इस पॉजिटिव चेंज से उसके प्रैक्टिस मैनेजर और बाकी के एम्प्लॉयज़ को भी बहुत फायदा हुआ। शैरन अब और भी ज़्यादा फोकस्ड, एक्साइटेड और एनर्जी से भरी हुई रहने लगी थी। उसकी टीम को भी लगने लगा था कि वो सभी उसकी कंपनी में कुछ वैल्यूएबल इनपुट दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रैक्टिस मैनेजर और दूसरे एम्प्लॉयज़ की हेल्प से शैरन ने अपने बिजनेस में अबंडेंस क्रिएट किया। अब सेल्फ एक्सपेंशन मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। इसे एक साइकोलॉजिस्ट कपल डॉक्टर आर्थर और एलेन एरन ने बनाया था। सेल्फ एक्सपेंशन मॉडल कहता है कि जब लोग कोई रिलेशन जोड़ते हैं तो वे एक दूसरे को खुद के एक्सपेंशन यानी विस्तार के रूप में देखते हैं। आप दूसरे के मटेरियल रिसोर्सेज जैसे पैसा, उसका बाकी का सामान और सोशल कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उस इंसान के दुनिया और लोगों को देखने के नज़रिए और समझ को भी अपना लेते हैं। शैरन ने भी खुद को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सपैंड कर दिया था। बदले में वो अपने एम्प्लॉयज़ को अचीव करने के लिए एक मीनिंगफुल पर्पस और स्टेबल इनकम दे रही थी। उसके एम्प्लॉयज़ उसके बिजनेस के जरिए अपने स्किल्स और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर रहे थे। इस तरह एम्प्लॉयज़ भी खुद से कई गुना बड़ी चीज़ों का हिस्सा बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रैक्टिस मैनेजर और दूसरे एम्प्लॉयज़ की हेल्प से शैरन ने अपने बिजनेस में अबंडेंस क्रिएट किया। फाइंड हुज फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। टोनी कैल्डवेल एक इंश्योरेंस एजेंट हैं जो खुद की कंपनी चलाते हैं। वो अपनी डाइट चेंज कर ज़्यादा हेल्दी फूड खाने के बारे में सोच रहे थे। वो खुद से पूछते थे कि मैं हेल्दी फूड कैसे खा सकता हूँ। बाद में उन्होंने डैन से सीखकर अपना सवाल बदला और ये पूछना शुरू किया कि हेल्दी फूड खाने में मेरी मदद कौन कर सकता है। टोनी को एक पर्सनल शेफ़ हायर करने का आइडिया आया, लेकिन उनके पास शेफ़ ढूंढने तक का टाइम नहीं था। उनके पास वैसे भी कई जिम्मेदारियां थीं, इसलिए टोनी इस आइडिया को लगातार टालते रहे। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि वो और अनहेल्दी खाना नहीं खा सकते। उन्होंने खुद से पूछा कि मैं एक पर्सनल शेफ़ कैसे ढूंढ सकता हूँ, लेकिन अब उन्होंने अपने सवाल को चेंज करते हुए पूछा कि पर्सनल शेफ़ ढूंढने में मेरी मदद कौन कर सकता है। कुछ ही देर में टोनी को याद आया कि उनकी टीम में कोई है जो शायद किसी को जानता हो और इस काम में उनकी हेल्प कर पाए। वो टीम मेंबर उनकी मदद करके बहुत खुश हुई। उसने कुछ ही दिनों में टोनी के लिए एक पर्सनल शेफ़ ढूंढ लिया। शेफ़ टोनी और उनके परिवार के लिए मंडे से फ्राइडे तक खाना बनाता था। अब टोनी को हेल्दी खाने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती थी। इस तरह सिर्फ अपने सवाल को कैसे से कौन में चेंज करके टोनी ने अपनी प्रॉब्लम का हल निकाल लिया था। काम में अब टोनी के रिटायर होने का टाइम आने वाला था, लेकिन तब तक बिजनेस में वो कौन वाला सवाल ही पूछते रहे। ये पूछने की जगह कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं, वो पूछते थे कि इस काम को पूरा करने में कौन हमारी मदद कर सकता है। उन्होंने ऐसे पुराने और नए एम्प्लॉयज़ की तलाश की जो उनकी मदद कर सकें। टोनी ने रिटायर ना होने का फैसला किया। टोनी ने फिर से अपने काम पर फोकस किया और कंपनी में एक विजनरी का रोल ले लिया। टोनी अपने एम्प्लॉयज़ के काम में बिना दखल दिए बस अपनी टीम को गाइड करते हुए उन्हें ज़रूरी सपोर्ट देने लगे। वो कंपनी के लिए उन नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करने लगे जिसके लिए पहले उनके पास टाइम नहीं होता था। अब टोनी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और अपने पर्सनल इंटरेस्ट की चीज़ों को भी टाइम देते हैं। क्योंकि अब टोनी अपने डेली के टास्क्स और ईमेल्स को हैंडल नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने एरोप्लेन को उड़ाते हुए अब मज़े कर सकते हैं। साथ ही वो ऑफिस से एक साथ कुछ हफ्तों के लिए छुट्टी भी ले सकते हैं। ऐसा वो पहले नहीं कर पाते थे। इससे उनका स्ट्रेस कम हो गया था और वो लाइफ को एंजॉय भी करने लगे थे। अगर आप अपनी खुद की कंपनी नहीं चलाते हैं, तब भी आपके पास समय की आज़ादी हो सकती है। याद रखिए कि आपको पूछना है कौन, कैसे नहीं। इसके लिए आप छोटी शुरुआत कीजिए। अपने रोज़ के कामों के लिए ये मत पूछिए कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, बल्कि ये पूछिए
कि इसमें मेरी मदद कौन कर सकता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद मिलने वाली हर सक्सेस से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपनी लाइफ के बेसिक टास्क्स या डिस्ट्रैक्शन से शुरुआत कीजिए। कभी कभी हम कुछ काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी आदत बन जाती हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढिए जो इन कामों को करने में आपकी हेल्प कर सकें। इसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा जिसमें आप उन सभी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं जिनसे आपको सक्सेस और खुशी मिलेगी। टाइम क्रिएट्स मनी। ऑरलैंडो के रहने वाले डीन जैक्सन एक रियल एस्टेट एजेंट है। कुछ सालों बाद उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर एक कोचिंग बिजनेस शुरू किया। डीन को हर महीने लगभग 1 हफ्ते के लिए कोचिंग इवेंट होस्ट करने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। बाकी के टाइम वो घर से काम करते थे। इस 1 हफ्ते के टाइम में डीन का घर खाली रहता था, जिस कारण उनके डेली के काम नहीं हो पाते थे। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए डीन ने मैंडी नाम की हाउस हेल्प को हायर किया, जो हफ्ते में एक बार उनके घर की सफाई करती थी। कुछ टाइम बाद डीन को लगा कि जब वो घर से दूर ट्रैवल पर होते थे तो मैंडी उनके लिए कई काम कर सकती है। वो उनके अपार्टमेंट को साफ कर सकती है, उनकी कार वॉश कर सकती है, कपड़े धो सकती है और ग्रोसरी की शॉपिंग भी कर सकती है। बेशक इसके लिए डीन मैंडी को ज़्यादा पैसे दे रहे थे। मैंडी भी इसके लिए राजी हो गई थी। डीन ने अपने दोस्तों को भी मैंडी के बारे में बताया। अब जब भी डीन अपने कोचिंग इवेंट के लिए ट्रैवल पर जाते तो मैंडी उनके घर के सारे काम कर देती। डीन जब लौटते तो उन्हें साफ सुथरा घर, धुले हुए कपड़े, चमचमाती कार और किचन में सारा सामान भी भरा हुआ मिलता था। मैंडी की हेल्प के कारण डीन अब अपने टास्क्स पर ज़्यादा फोकस कर पाते थे और ज़्यादा पैसे कमाने लगे थे। ये मैंडी के लिए भी फायदे का सौदा था, क्योंकि वो अब डीन के यहाँ काम करके दूसरे क्लाइंट के यहाँ काम करके ज़्यादा पैसे कमा पा रही थी। मैंडी के लिए डीन एक अच्छे क्लाइंट और स्टेडी इनकम का सोर्स बन गए थे। जब आप इस बात पर फोकस करते हैं कि कौन आपकी हेल्प कर सकता है, तो आपको अपनी पसंद की एक्टिविटी या इंपॉर्टेंट टास्क करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, और ये वही टास्क होते हैं जो आपको ज़्यादा पैसा कमाने का मौका देते हैं। मैंडी के अलावा डीन ने लिलियन को भी हायर किया, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के तौर पर काम संभालने लगी। लिलियन डीन के ईमेल, फ़ोन कॉल, बिल पेमेंट, स्केड्यूल और बाकी सभी तरह के पेपरवर्क को हैंडल करती थी। इधर डीन ने यही अप्रोच अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई किया। जब भी डीन को कोई नया आइडिया आता तो वो अपनी कंपनी के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर स्टीवर्ट को बताते थे, जो उनके आइडियल को रियलिटी में बदल देते थे। इसके अलावा स्टीवर्ट उन्हीं लोगों को टीम में शामिल करते थे जो डीन के आइडिया को बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते थे। इन सभी लोगों की मदद से डीन को लाइफ में सक्सेस और टाइम की आज़ादी मिली। इसके बदले में डीन अपने एम्प्लॉयज़ को उनके गोल अचीव करने में मदद करते थे। इस बुक के ऑथर डैन और डीन दोनों का एक पॉडकास्ट है। असल में डीन ही वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार हु नॉट हाउ टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। डीन के मुताबिक बिजनेस में 2 तरह की प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल या अडैप्टिव। टेक्निकल प्रॉब्लम्स के जवाब पहले से ही अवेलेबल हैं, आपको बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते हैं या किसी बंदे को ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए इसे सेट कर दे। इसके लिए आपको ये पूछना पड़ेगा कि मेरे लिए वेबसाइट कौन बना सकता है, ना कि मैं एक वेबसाइट कैसे बना सकता हूँ। आपके पास टाइम और अटेंशन लिमिटेड है। अगर आप ये पूछेंगे कि कैसे, तो फिर आपको सब कुछ खुद ही करना होगा, क्योंकि आपको ये सीखना होगा कि उसे कैसे करना है और सभी स्टेप्स खुद अप्लाई करने होंगे। लेकिन अगर आप किसी को हायर करते हैं तो सबसे पहले आपको उसे सिखाना होगा और ये प्रोसेस इनइफेक्टिव है। लेकिन अगर आप पूछते हैं कौन, तो वो शख्स आपके लिए काम कर सकता है। इससे आपके पास उन कामों के लिए ज़्यादा टाइम, अटेंशन और एनर्जी होगी जिनसे आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। ये वो काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ये अडैप्टिव प्रॉब्लम्स है। सिर्फ डीन ही लोगों को कोचिंग दे सकते हैं, पॉडकास्ट होस्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। बाकी सभी काम उनके एम्प्लॉयज़ करते हैं। ठीक इसी तरह आप अपने बिजनेस के क्रिएटर हो। आपको खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपना टाइम, अटेंशन और एनर्जी बचानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप ही अच्छे डिसीजन लेकर अपने बिजनेस के विजन को पूरा कर सकते हो। आपको अपने डेली टास्क जैसे स्केड्यूल बनाना या ईमेल ऑर्गेनाइज करना, इन सभी कामों के लिए दूसरों से हेल्प लेनी चाहिए। इससे आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने और अपने विजन को अप्लाई करने पर कॉन्सेंट्रेट कर सकोगे। अगर आप इस काम में कामयाब हो जाते हो तो आप उन सभी लोगों की हेल्प कर सकते हो जिन्होंने आपकी मदद की थी। आप उन्हें एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम और जॉब सिक्योरिटी दे सकते हो। निकोल विप एक वकील थीं जिन्होंने साल 2008 में अपनी लॉ फर्म शुरू की थी। उन्होंने अगले 2 सालों तक वो सब कुछ किया जो किसी लॉ फर्म के लिए ज़रूरी होता है।
उनका कोई पार्टनर या असिस्टेंट नहीं था। निकोल हफ्ते में 100 घंटे काम करती थी। वो हियरिंग के लिए जाना, रिसर्च वर्क करना, ईमेल का जवाब देना, क्लाइंट से बात करना और लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखना, सब वो खुद हैंडल करती थी। कुछ समय बाद निकोल को लगा कि अब उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। वो अब वकालत नहीं करना चाहती थी। ज्यादा काम करने के कारण वो बहुत ज्यादा थक गई थी। और क्यों ना होती, वो अकेले 4 लोगों का काम जो कर रही थी। इसी कारण वो आराम भी नहीं कर पा रही थी। उसका माइंड हमेशा अलर्ट मोड में रहता था, क्योंकि वो एक साथ इतने सारे काम हैंडल करती थी। यहाँ तक कि निकोल के पास अपनी फैमिली के लिए भी वक्त नहीं बचता था। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि वो माँ बनने की अपनी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रही थी। इतने हार्डवर्क के बाद भी निकोल 6 फिगर वाला इनकम नहीं कमा पा रही थी। उसे लगने लगा था कि अब उसे जल्द से जल्द इस सिचुएशन को चेंज करना होगा। उसने अपनी फर्म में पहला एम्प्लॉय हायर किया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि निकोल अपनी कंपनी के विजन और उस नए एम्प्लॉय को दी जाने वाली जिम्मेदारियों को लेकर क्लियर नहीं थी। इतनी बिगड़ी हुई सिचुएशन के बाद भी निकोल ने हार नहीं मानी और अपनी गलती से सीखते हुए हु नॉट हाउ के प्रिंसिपल को समझा। उसे समझ आया कि उसके ज्यादातर काम बाकी लोग कर सकते हैं। उसे ये भी समझ आया कि बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा पैसा कमाने के लिए रेस्ट के लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है। निकोल ने अपने करियर और पर्सनल लाइफ के लिए अपने विजन को क्लियर करने की ठान ली। इसमें वो कहाँ रहती है, कितना काम करती है, कौन से काम करती है और कितना पैसा कमाती है, ये सब शामिल था। निकोल अपने परिवार के साथ हवाई चली गई। उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जिनका विजन उसके जैसा ही था और उसे सक्सेसफुल बनाने में उसकी मदद कर सकते थे। निकोल भी हर हाल में उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार थी। निकोल चाहती थी कि उसकी टीम का कॉन्फिडेंस बना रहे, क्योंकि वो उन पर पूरा भरोसा करती थी। एक बार निकोल ने अपने पैरालीगल के साथ बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप को खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया। पैरालीगल को बोलने में डर लग रहा था और वो छुपने की कोशिश कर रही थी। निकोल ने ये मौका उसके हाथ से निकलने नहीं दिया। निकोल ने उसे बोलने और अपने को दूर करने की हिम्मत दी। जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ता गया, पैरालीगल का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। निकोल को समझ आ गया था कि एक लीडर के तौर पर उसे अपने एम्प्लॉयज़ को चैलेंज करते हुए उन्हें उनकी लिमिट से आगे पुश करना होगा। अगर वो खुद के डर का सामना नहीं करेंगे तो किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे वो खुद का कोई गोल हो या ग्रुप का गोल। इसलिए निकोल ने अपनी टीम पर अपना टाइम और फोकस इन्वेस्ट किया, ताकि वो किसी भी रुकावट को पार कर सकें। इसका ये फायदा हुआ कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी उनकी फर्म अच्छा बिजनेस कर रही थी। निकोल हवाई में थी और उसके टीम के मेंबर्स दूर मिशिगन शहर में रहते थे। निकोल ने अपने एम्प्लॉयज़ को क्लियर विजन दिया कि उन्हें क्या करना है। इस कारण एम्प्लॉयज़ चाहे वो 70 साल के हों या 80 साल के, कोविड-19 के रिस्क के बावजूद भी अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहे थे। निकोल के सभी एम्प्लॉयज़ इंडिपेंडेंट और निकोल के प्रति कमिटेड थे, जबकि वो इतनी दूर रह रही थी। उनमें किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरा कॉन्फिडेंस और स्किल्स थे, क्योंकि निकोल ने उन्हें छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी पुश करके उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया था। एम्प्लॉयज़ टाइम एंड एफर्ट इकोनॉमी में होते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर्स रिजल्ट्स इकोनॉमी में होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के पास कोई इनकम की गारंटी नहीं होती है, इसीलिए उन्हें मंथली सैलरी देने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए उन्हें डेली अपने क्लाइंट्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स को रिजल्ट लेकर आना होगा, नहीं तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करना होगा और उन्हें पाने के अपने टाइम और एफर्ट को मिनिमाइज करना होगा। आपको इस बात पर फोकस करना है कि आपके गोल को अचीव करने में कौन आपकी हेल्प कर सकता है। इन सबको अपनी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने दें। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहती है कि काम की जगह पर एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और पॉजिटिव रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। ये वो फैक्टर्स हैं जो उन्हें इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी अंदर से मोटिवेट करता है। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए कि वो अपने तरीके से काम कर सकें। इसके साथ ही आपको उन्हें तुरंत फीडबैक भी देना चाहिए ताकि वो अपने काम को इम्प्रूव कर सकें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उन्हें एक क्लियर विजन और पर्पस भी दें, ताकि उन्हें उनके गोल्स के बारे में अच्छे से पता हो और उन्हें लगे कि वो वैल्यूएबल काम कर रहे हैं। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ये नहीं बताना है कि क्या करना है, बल्कि उन्हें ये बताएं कि काम पूरा होने पर कैसा लगना चाहिए, ताकि वो अपने तरीके से उस काम को पूरा कर सकें। हाउ टू बी गुड फॉर अदर्स। जो पॉलिश एक बिजनेस नेटवर्किंग कंपनी जीनियस नेटवर्क के फाउंडर हैं। ये एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है जिसकी 1 साल की मेंबरशिप फ़ी है $25,000।
जो हु नॉट हाउ के प्रिंसिपल में विश्वास रखते हैं। उनकी कंपनी दुनिया भर के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मार्केटर्स, डॉक्टर्स और इनोवेटर्स का नेटवर्क है। जो के पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, लेकिन वो अलग अलग एक्सपर्ट से कनेक्टेड हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उनकी कंपनी वाकई में जीनियस लोगों का नेटवर्क है, जो हमेशा दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। लोगों से मिलते समय वो ये नहीं सोचते कि इस मीटिंग या प्रपोजल में मेरे लिए क्या है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि इससे उन लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। जो लोगों से लेने के बारे में ना सोचकर उन्हें वैल्यू देने के बारे में सोचते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एंटरप्रेन्योर्स के फंड रेजिंग डिनर में जो की मुलाकात वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन से हुई। ये इवेंट वर्जिन यूनाइट के लिए था, जो रिचर्ड का चैरिटी फाउंडेशन है। इसमें जो ने $15,000 डोनेट किए। डिनर के दौरान बाकी के डोनर्स ने रिचर्ड से कुछ न कुछ लेने की पूरी कोशिश की। जो अकेले डोनर थे जिन्होंने रिचर्ड को वैल्यू देने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, जो ने आगे बढ़कर ये भी सलाह दी कि वर्जिन यूनाइट के लिए एक वीडियो बनाया जाना चाहिए जिससे लोगों को इस चैरिटी के बारे में ज़्यादा पता चले और वो इसके लिए फंड डोनेट करें। जो ने रिचर्ड को बताया कि कैसे एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग से वर्जिन यूनाइट का मिशन दुनिया भर में फैल सकता है। इस तरह फाउंडेशन के बारे में ज़्यादा जानने से ज़्यादा लोग अपना टाइम, एफर्ट और डोनेशन देंगे। रिचर्ड ने तुरंत ही जो को इस बारे में एक प्रपोजल लिखकर उन्हें ईमेल करने के लिए कहा, और इस तरह जो उस डिनर की रात अकेले ऐसे शख्स थे जिन्हें रिचर्ड ने अपना ईमेल एड्रेस दिया था। इस बात को कई साल बीत गए और इस दौरान जो कई बार रिचर्ड के प्राइवेट आइलैंड पर गए। वहीं रिचर्ड भी जो के कई इवेंट में गेस्ट स्पीकर बनकर शामिल हुए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो का फोकस देने पर था, लेने पर नहीं। इसके अलावा जो ने वर्जिन यूनाइट के डायरेक्टर जीन ऑलवैंग का इंटरव्यू लिया। इस वीडियो को जीनियस नेटवर्क पर जो के क्लाइंट्स और सब्सक्राइबर्स ने देखा। इसका नतीजा ये हुआ कि जो की जीनियस नेटवर्क कंपनी के 90 लोगों ने पर पर्सन $2500 वर्जिन यूनाइट को डोनेट किया। इसके अलावा उन्होंने फंड रेजिंग इवेंट से बहुत से आइटम खरीदे। हम यहाँ ये सीख सकते हैं कि आपको लोगों के सिर्फ चापलूसी और तारीफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें रियल वैल्यू देना चाहिए। आपको लोगों को वो हासिल करने में मदद करनी चाहिए जो वो हासिल करना चाहते हैं। इस तरह आप उनसे लॉन्ग टर्म और मीनिंगफुल रिलेशन बना सकोगे। वो कहते ना, कुछ लेने से कुछ देना ज़्यादा बेहतर है, यानी किसी से कुछ लेने से ज़्यादा उसे देना अच्छा होता है। बिना किसी से कोई रिवॉर्ड की आशा किए उनकी हेल्प करना सीखिए। अगर आप लोगों के प्रति बड़ा दिल रखेंगे और काइंड रहेंगे, यूनिवर्स भी आपको वही लौटाएगी। अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो उसके प्रति ग्रेटफुल रहते हुए थैंक्स ज़रूर कहना चाहिए और उसकी हेल्प को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप ग्रेटफुल होंगे तो वो हमेशा आपके साथ काम करना चाहेंगे। ग्रैटिट्यूड आपको जीवन में खुशी और अबंडेंस लेकर आएगा। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है और उन्हें बॉडी में दर्द भी कम होता है। इसलिए हमेशा दूसरों को वैल्यू दीजिए और उन्हें थैंक यू कहना मत भूलिए। हाउ टू अवॉइड रॉन्ग हूज, इवन हाईली अट्रैक्टिव वंस। चैड विलर्डसन एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म पैसिफिक कैपिटल के प्रेसिडेंट हैं। उन्हें हर हफ्ते पोटेंशियल क्लाइंट्स के रेफरल्स मिलते हैं। एक दिन चैड को अपने क्लाइंट से एक रेफरल मिला। ये कोई नॉर्मल पोटेंशियल क्लाइंट नहीं था, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर था जिसकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी। चैड बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इस क्लाइंट का फाइनेंशियल एडवाइजर बनने से उन्हें बहुत सारा पैसा कमाने का मौका मिलता। इसलिए चैड ने इस आदमी के बिजनेस और बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च की। उसी हफ्ते वो दोनों एक इवेंट में मिले। उस आदमी ने चैड को देखा और उनके पास जाकर बात करने लगा। उसने चैड को बताया कि वो पहले वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी फर्म के साथ काम कर चुका है, लेकिन अब वो चैड की प्राइवेट फर्म को ट्राई करना चाहता है। उन्होंने अगले हफ्ते स्काइप पर मीटिंग फिक्स की। चैड ने इस मौके के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की थी। वो और उनकी टीम इस पोटेंशियल क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन उस आदमी से मीटिंग करने पर उन्हें पता लगा कि वो बहुत गुस्सैल, सख्त और डिमांडिंग किस्म का है। उस क्लाइंट ने कहा कि वो हफ्ते में 5 बार उनसे कांटेक्ट करके काम का अपडेट लेगा और चैड की टीम उसके लिए अलग तरीके से काम करेगी। चैड शांति से उस क्लाइंट की बातें सुनते रहे और उसके सवालों के जवाब दिए। उस पोटेंशियल क्लाइंट ने उनके कुछ टीम मेंबर्स से मिलने की बात भी कही। इस पर कुछ टीम मेंबर्स ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और कंपनी में अपने रोल के बारे में बताया। क्लाइंट ने टीम मेंबर्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताया।
मीटिंग के बाद चैड ने एक ईमेल भेजकर क्लाइंट को सभी डिस्कस हुई बातों के बारे में बताया और उन्होंने अपनी टीम की वैल्यूएबल सर्विस के बारे में भी बताया कि वे कैसे उस क्लाइंट को उसके फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने में मदद कर सकते हैं। कुछ देर बाद उस पोटेंशियल क्लाइंट ने एक लंबा चौड़ा जवाब भेजा जिसमें उसके तरफ से और डिमांड और एक्सपेक्टेशंस के बारे में लिखा था। इतना ही नहीं, रात को भी उसने चैट को बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज भेजे। अगली सुबह चैड की अपनी टीम के साथ वीकली मीटिंग थी। चैड के स्टाफ ने उन्हें बताया कि पोटेंशियल क्लाइंट के साथ हुई मीटिंग में उन्हें अपमानित महसूस हुआ है। उन्हें लगता है कि पोटेंशियल क्लाइंट के साथ काम करना मुश्किल होगा, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि क्लाइंट का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और इससे कंपनी को बहुत फायदा होगा, तो उन्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। वीकेंड पर चैड ने फिर से सोचा कि क्या इस क्लाइंट के साथ काम कंटिन्यू करना चाहिए। वो सोचने लगे कि वो कैसे उसके साथ काम कर सकते हैं या क्या क्लाइंट समय के साथ बदल जाएगा। बहुत सोचने के बाद अंत में चैड ने फैसला किया कि उनकी टीम के साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के क्लाइंट के साथ काम करना ठीक नहीं होगा, भले ही इससे कंपनी को नुकसान ही क्यों न हो। चैड ने क्लाइंट को कॉल करके अपने डिसीजन के बारे में बताया और खुद को चांस देने के लिए पोटेंशियल क्लाइंट को थैंक्स भी कहा। चैड ने विनम्रता से क्लाइंट से कहा कि उसके काम के लिए किसी और को ढूंढना बेहतर होगा। उन्होंने क्लाइंट को गुड लक भी कहा। चैड के इस फैसले से उनकी टीम बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी कि अब उन्हें उस क्लाइंट के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद से चैड ने क्लाइंट को एक्सेप्ट करने की कुछ शर्तें बना दी। उन्होंने डिसाइड किया कि जिस क्लाइंट के वैल्यूज और विजन उनके साथ मैच नहीं करेगा, वो उसे पोलाइटली मना कर देंगे। इमेजिन कीजिए कि आपका कोई क्लाइंट है जो आपकी सलाह नहीं मानता है और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं उसकी कद्र और तारीफ भी नहीं करता है, तो क्या होगा? अंत में आपका रिलेशन बुरे मोड़ पर खत्म होगा। इसलिए शुरुआत में ही इसके बारे में तय कर लेना ठीक होता है। ये जानने के लिए कि क्या आपके गोल्स और उम्मीदें सेम हैं या नहीं, क्लाइंट के साथ एक बार मीटिंग करें। पहली मीटिंग का मकसद ये देखना है कि क्या आप एक सक्सेसफुल और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर सकते हैं या नहीं। अगर इसके आसार नहीं लग रहे हैं तो उस क्लाइंट को मना कर दीजिए। ये आपके जीवन की सभी लोगों, जिम्मेदारियों और सिचुएशन पर अप्लाई होता है। टॉक्सिक लोगों से दूर रहना और उन एक्टिविटीज़ को ना कहना ठीक है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ और आपके फ्यूचर की ज़रूरतों के बारे में क्लियर होना होगा। उन लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें जो आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। उन लोगों से खुशी खुशी दूर चले जाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। कैरन नैन्स सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक लॉयर थीं। वो अपनी दादी की बायोग्राफी लिखना चाहती थीं, लेकिन उन्हें ऐसा करने का समय नहीं मिला। कैरन की दादी का नाम एथिल रे नैन्स था। वो एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थीं जिन्होंने साल 1923 में यूएस के शहर मिनेसोटा में रंग भेद को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। कैरन को लगा कि अपनी दादी की कहानी सबके साथ शेयर करना ही उनकी लाइफ का मकसद है। जैसा कि विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, जीवन मुश्किल हालातों के कारण नहीं बल्कि बिना किसी मकसद और मीनिंग के जीना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। आपको अपने पर्पस को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है। कैरन ने अपनी दादी की बायोग्राफी लिखना शुरू किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि बायोग्राफी लिखना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। वो एक फुल टाइम लॉयर थीं, इसलिए बायोग्राफी लिखने के लिए बहुत कम समय दे पाती थीं। एक दिन डॉक्टर एथलीन विटमायर ने कैरन से कांटेक्ट किया। वो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। एथलीन भी कैरन की दादी की बायोग्राफी लिखना चाहती थीं, इसलिए वो कैरन से उनके बारे में जानकारी मांग रही थीं। एथलीन ब्लैक फेमिनिस्ट हिस्ट्री पर फोकस कर रही थीं। उन्होंने कैरन की दादी की कलीग की बायोग्राफी पहले ही लिख दी थी। एथलीन को पता नहीं था कि कैरन भी अपनी दादी की बायोग्राफी लिखना चाहती है। इधर कैरन एथलीन की मदद इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो खुद अपनी दादी की बायोग्राफी पब्लिश करना चाहती थी। कैरन परेशान थी क्योंकि एथलीन तेजी से अपनी बायोग्राफी पूरी कर रही थी और कैरन को टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसलिए कैरन ने एथलीन को अपनी दादी के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया। साल 2020 में कैरन ने इस बुक के ऑथर डैन को एक कोच के तौर पर हायर किया। डैन ने कैरन को ये समझने में मदद की कि उन्हें किसी से मुकाबला करना बंद करके उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। डैन ने कहा कि एथिलीन पहले से एक बुक पब्लिश करवा चुकी है, इसलिए उनके कई पब्लिशर्स और मीडिया आउटलेट्स के साथ कनेक्शंस हैं। कैरन अपनी दादी के बारे में सब कुछ बता सकती थी और एथिलीन उसे अच्छे से लिख सकती थी। इस तरह दोनों मिलकर कैरन की दादी की इंस्पायरिंग स्टोरी बताकर लोगों को वैल्यू दे सकते थे और कितना कुछ सिखा सकते थे।
कैरन ये सुनकर राहत महसूस कर रही थी क्योंकि अब उसे अकेले सारा काम नहीं करना पड़ेगा। एथिलीन का उससे कांटेक्ट करना जैसे एक आशीर्वाद की तरह था जिसे वो समझ नहीं पाई थी। साथ मिलकर काम करने से वो बायोग्राफी इस तरह बनती जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। एथिलीन इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड थीं। उनकी हेल्प के कारण कैरन अब अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर फोकस कर पा रही थी। ये प्रोजेक्ट ह्यूमन राइट्स के एनजीओ के लिए था। स्कूल में हमने सीखा था कि चीटिंग करना बुरी बात है, हमें एग्जाम में किसी और की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन बिजनेस में इसका उल्टा है। वहाँ मिलकर काम करने से ही फायदा होता है। जब आप हाउ पर फोकस करते हो तब आपको लगने लगता है कि बिना आपके ये काम पूरा नहीं हो सकता। ये सोच आपको एक हार्ड वर्कर तो बना सकती है, लेकिन स्मार्ट वर्कर नहीं बना पाएगी। इसमें आप खुद को अकेले रखकर एक लिमिट में बांध लेते हो। इसलिए ये सोच छोड़कर आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने की कला सीखनी होगी, क्योंकि आप लोगों की मदद से ज़्यादा काम पूरे कर पाओगे। अकेलापन फील करने का एक ही तरीका है कि आपको खुद से पूछना होगा कि इस काम में सक्सेसफुल होने में मेरी मदद कौन कर सकता है। इसके लिए आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। दुनिया में अनगिनत ब्रिलियंट लोग हैं जो दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। गिल्टी फील करने के बजाय आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि कितने अमेजिंग लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं। हुज यानी एक्सपैंड योर विजन एंड पर्पस। फेमस फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऑथर J.R.R. टॉल्किन और द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के ऑथर C.S. लुइस अच्छे दोस्त थे। दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक लिखने में एक दूसरे की मदद की थी। टॉल्किन और लुइस पहली बार 1926 में एक फैकल्टी मीटिंग में मिले थे। वे तुरंत दोस्त नहीं बन गए थे, लेकिन दोनों द इंक्लिंग्स नाम के लिटरेरी ग्रुप के मेंबर थे। 1929 में टॉल्किन ने लुइस से अपनी पोएम द ले ऑफ लेवियाथन पढ़ने के लिए कहा। इसमें 4200 वर्स थे। ये बेरन नाम के एक इंसान के बारे में था जो परी लोग चला गया था और उसे लूथियन नाम की एक खूबसूरत परी से प्यार हो गया था। टॉल्किन ने सीक्रेटली इस पोएम पर 4 साल तक काम किया था। लुइस लेविस इसे देखने वाले पहले शख्स थे। कुछ दिनों बाद लुइस ने पूरी पोएम ले ली थी। उन्हें टॉल्किन की कविता बहुत पसंद आई और उन्होंने इस पर डिटेल में फीडबैक भी दिया। लुइस ने पोएम की थीम के लिए कुछ सजेशंस दिए और कुछ शब्दों को रिप्लेस भी किया। टॉल्किन लुइस के इस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के प्रति बहुत शुक्रगुजार थे। दशकों बाद टॉल्किन ने लोगों को बताया कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स उनके अच्छे दोस्त के बिना कामयाब नहीं हो पाता। लुइस ने टॉल्किन को एहसास दिलाया कि उनकी राइटिंग उनकी हॉबी से कहीं बढ़कर है। लुइस ने उन्हें लिखने के लिए एनकरेज किया, फीडबैक दिया, उन्हें सपोर्ट और कॉन्फिडेंस भी दिया। वे एक दूसरे के हू बन गए। जब लुइस टॉल्किन को एनकरेज कर रहे थे तो वो खुद विश्वास में कमी से जूझ रहे थे। लुइस 15 साल की उम्र से ही नास्तिक बन गए थे, लेकिन 1931 में टॉल्किन ने उन्हें क्रिश्चियनिटी में लौटने के लिए बढ़ावा दिया। ये बताना इम्पोर्टेंट है क्योंकि लुइस ने इसके बाद जल्द ही धर्म और आध्यात्म पर कई अहम किताबें लिखी। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, यानी बुनियादी गलती। इसका मतलब है किसी इंसान के पर्सनैलिटी के बेसिस पे उसके बिहेवियर को समझने की ह्यूमन टेंडेंसी, यानी इंसानी स्वभाव। हम किसी इंसान के बिहेवियर पर सिचुएशन या एनवायरनमेंट से पड़ने वाले असर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न कल्चर किसी इंसान की एबिलिटीज यानी काबिलियत के प्रति बायस्ड है और सोशल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को अक्सर अनदेखा किया जाता है। टॉल्किन और लुइस के केस में दोनों एक दूसरे को अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर उन्होंने एक दूसरे की मदद नहीं की होती तो दुनिया को फिक्शन का जबरदस्त काम देखने नहीं मिलता। हमारे पास द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया की अद्भुत कहानियां नहीं होती। चलिए हू ढूंढने का एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके विजन और पर्पस को और एक्सपैंड करेगा। जैनक्वा नाम की एक कंपनी है जो कॉर्पोरेट जैनिटोरियल सर्विसेज देती है, यानी साफ सफाई के काम करती है। इस कंपनी को साल 1972 में ओहायो में शुरू किया गया था। बिना किसी एड और सेल्स टीम के भी ये कंपनी लगातार सफल हो रही थी। इस कंपनी के मालिक टोनी और मैरी मिलर थे। उनकी सफलता का राज था कि वो अपने एम्प्लॉयज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे। जैनक्वा के कई एम्प्लॉयज़ इमिग्रेंट्स थे जो खास पढ़े लिखे नहीं थे। टोनी और मैरी को इस बात का पता चला और उन्होंने उनकी बेसिक एजुकेशन की व्यवस्था की। उन्होंने पाया कि उनके एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी। टोनी और मैरी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की ताकि उनके एम्प्लॉयज़ को काम पर जाने और घर आने के लिए फ्री में बस मिल सके। इस वजह से उनके एम्प्लॉयज़ हमेशा टाइम पर काम पर पहुंचते हैं और उन्हें आने जाने को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता, जिससे उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच अच्छा तालमेल हो गया था।
टोनी और मेरी अपने एम्प्लॉयज़ के लाइफ के हर एरिया में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके एम्प्लॉयज़ के लाइफ में एक मीनिंग और पर्पस होना चाहिए। अपने टॉप एम्प्लॉयज़ को पहचानने के लिए टोनी और मेरी ने कुछ इवेंट्स किए, जिनसे उन्हें अपने टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ मिले। वो इन्हें फाइनेंशियल रिवॉर्ड और दूसरे गिफ्ट्स भी देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टोनी और मेरी ने अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी एजुकेशन पूरी करने का मौका दिया। वो उन्हें एनकरेज करते हैं कि वो जानकुआ को आगे बढ़ने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह समझे। साफ सफाई की सर्विस देने वाली दूसरी कंपनीज का टर्नओवर रेट 500% था, मतलब उनके एम्प्लॉयज़ आसानी से वहां जॉब छोड़ देते थे। लेकिन जानकुआ में टर्नओवर रेट 85% था। इसका कारण था कि टोनी और मेरी उनकी अच्छे से देखभाल करते थे, इसलिए एम्प्लॉयज़ वहां काम करना पसंद करते थे। वो यहाँ लगभग 3 से 5 साल तक काम करते थे। टोनी और मेरी अपने एम्प्लॉयज़ को खुद को और इम्प्रूव करने और ज़्यादा स्किल सीखने के लिए पुश करते थे, ताकि वो कंपनी छोड़ने के बाद भी अपने सपनों को हासिल कर सकें। इसलिए ये एम्प्लॉयज़ भी अपने काम में 100% देते थे। उन्हें लगता है कि वे किसी इंपॉर्टेंट चीज़ का हिस्सा है। टोनी और मेरी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हूज़ हैं। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सहयोग करने से जानकुआ को भी सक्सेस मिली है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।